जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत रहने वाला हिस्ट्री का। लेकिन हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे, जिनमें हम किन किन शासकों को पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक शासक है मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा, इसके अलावा हम मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज मध्यकालीन इतिहास से लेकर दिल्ली सल्तनत तक का जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। और हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम को काफी नजदीक है अब एग्जाम, तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। लेकिन हम वादा कर रहा हूँ इस क्लास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आपको एक भी नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, बिना देरी करते हुए अपनी सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो मध्यकालीन इतिहास से हमारा रहेगा दिल्ली सल्तनत तक। तो फिलहाल हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों ने हमारे पर भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था। और सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत पर अरब आक्रमणकारियों ने वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। और ये कौन था? अरब आक्रमणकारी था। कौन था ये? अरब आक्रमणकारी था। कौन था? अरब ये था अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब आक्रमणकारी था और इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। पहला जो भारत पर आक्रमण किया था वो 711 ईस्वी में किया था, जिसमें 711 ईस्वी में किया था अब्दुल्ला के खिलाफ। लेकिन वो इसका असफल रहा था। लेकिन इसका जो सफल आक्रमण था वो 712 ईस्वी में हुआ था। इसने 712 ईस्वी में इसका जो आक्रमण था वो सफल था। और 712 ईस्वी में कहां पे आक्रमण किया था इसने? जो इसने आक्रमण किया था वो किया था सिंध प्रांत पर। कहाँ किया था इसने आक्रमण? सिंध प्रांत पर किया था। सिंध प्रांत पर इसने जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था वो किया था हमारा सिंध प्रांत पर, जो फिलहाल में कहाँ पे है? जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब फिलहाल में कहाँ है? पाकिस्तान का। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? यहाँ का जो शासक था वो था दाहिर। कौन था? दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? दाहिर पर किया था। और दाहिर कहाँ का शासक था? सिंध प्रांत का शासक था। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में दाहिर पर। ठीक है, और इससे दो रिलेटेड फैक्ट और बनती है कि इसकी दो पुत्रियां थी, उन पुत्रियों का नाम भी पूछ लिया था। एक का नाम था परिमाला। इसकी दो पुत्रियां था, एक का नाम था परिमाला और एक का नाम था सूर्यमाला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूर्यमाला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर पूछ लिया जाए तो काफी कम लोगों को पता होगा। ये इसकी पुत्रियां थी दाहिर की, और इसकी पत्नी कौन थी? दाहिर की पत्नी का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो दाहिर की पत्नी का नाम था, जो दाहिर की पत्नी का जो नाम था वो दाहिर की पत्नी का नाम क्या था? दाहिर की पत्नी का नाम था रानी बाई। क्या था? रानी बाई। तो दाहिर की दो पुत्रियां थी, परिमाला और सूर्यमाला, और इसकी पत्नी का नाम क्या था दाहिर का? रानी बाई। और ये आक्रमण जो हुआ था इसमें दाहिर हार गया था। ठीक है, इसके अलावा अब 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम जीत चुका था तो इसने भारत में क्या क्या चीजें की थी? इसका जो उद्देश्य था वो भारत को लूटना था सिर्फ, यहाँ राज्य स्थापित करना नहीं था। इसका जो उद्देश्य था वो केवल और केवल क्या था? लूटपाट करना। इसका उद्देश्य क्या था? मैं उद्देश्य लिख देता हूँ। उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करना। उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना सिर्फ। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से भारत पर इसने आक्रमण किया था वो इसका उद्देश्य था लूटपाट करना। ठीक है, और इसने भारत में क्या किया था? इसने गैर हिंदुओं पर क्या चलाया था? जजिया का लगाया था। गैर हिंदुओं पर क्या लगाया था? गैर हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। गैर हिंदुओं पर क्या लगाया था इसने? जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है? जो जजिया कर है ये धार्मिक कर होता है जो हिंदुओं पर लगाया जाता है। ये धार्मिक कर है और जो किस पर लगाया था? हिंदुओं पर लगाया जाता है। और इसने दूसरा जो काम किया था, इसका उद्देश्य जो था लूटपाट था। और इसका इसने जो जजिया कर लगाया था भारत पर, क्या लगाया था? गैर हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। इसके अलावा इसने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए थे दिरहम नाम से। सोने के
सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए, किस नाम से चलाए थे? दिरहम के नाम से चलाए थे, दिरहम के नाम से, दिरहम। इसने सोने के सिक्के चलाए थे, उनका क्या नाम था? दिरहम। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के चलाए थे, किस नाम से चलाए थे? दिरहम नाम से, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था, तो उसके आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभाव पड़े थे। अरब आक्रमणकारियों के बाद में भारत में कई ज्यादा प्रभाव पड़े थे। उन प्रभाव क्या थे? वो प्रभाव पड़े थे भारत पर। मैं यहाँ सारे प्रभावों को लिख देता हूं। देखो, सबसे पहला प्रभाव था कि ऊंट पालन शुरू हो गया। क्या हो गया? ऊंट पालन शुरू हो गया। खजूर की खेती स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? खजूर की खेती स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा मानसून की जानकारी मिली। इसके अलावा क्या मिला था इनसे? मानसून की जानकारी मिली, ठीक है। मानसून की जानकारी मिली, तो ये सारी चीजें क्या हुआ था? इसका प्रभाव पड़ा था। इसके आक्रमण के बाद भारत में ऊंट का यानी कि ऊंट पालन शुरू हो गया था, और खजूर की खेती स्टार्ट हो गई थी, और मानसून का मतलब जानकारी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। इसके ये प्रभाव पड़े थे। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी मिलती है, वो मिलती है, एक बुक है, अली अहमद की एक बुक है, जिसका नाम है, अली अहमद द्वारा एक रचित बुक है जिसका नाम है चाचनामा। क्या है? चाचनामा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लेखक कौन है बुक के? अली अहमद, अली अहमद, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। मैं दोबारा से एक बार उन्हें रिवाइज करा देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, और सिंध का जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। और दाहिर की दो पुत्रियां थी, परिमाला और सूर्यमाला, और इसकी पत्नी का नाम क्या था? रानीबाई। ये इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये पहला अरब आक्रमणकारी था, और इसका उद्देश्य जो था वो लूटपाट था सिर्फ। और इसने क्या करा था? हिंदुओं पर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुओं पर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। इसके अलावा इसने सोने के सिक्के चलाए थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? दिरहम के नाम से जाना जाता है। इसने सोने के सिक्के चलाए थे, जिन्हें हम दिरहम के नाम से जानते हैं। और इसके आक्रमण से प्रभाव क्या पड़ा था? मतलब अरब आक्रमणकारी से भारत पर प्रभाव क्या पड़ा था? भारत पर प्रभाव पड़ा था कि ऊंट का पालन शुरू हो गया था। इसके प्रभाव से क्या हुआ? ऊंट का पालन शुरू हो गया, खजूर की खेती स्टार्ट हो गई। ऊंट का पालन शुरू हो गया, खजूर की खेती स्टार्ट हो गई, मानसून की जानकारी मिल गई, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें किस बुक से मिलती है? चाचनामा एक बुक है, जो किसके द्वारा रचित है? अली अहमद के द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये हमारा रहा मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आता है दूसरा आक्रमणकारी है, वो है हमारा मोहम्मद गजनवी। कौन है हमारा? मोहम्मद गजनवी। लेकिन मोहम्मद गजनवी जो है वो हमारा तुर्क आक्रमणकारी है। और मोहम्मद बिन कासिम कौन है हमारा? मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी। मोहम्मद बिन कासिम कौन है हमारा? अरब आक्रमणकारी। और हमारा जो मोहम्मद गजनी है, वो कौन? गजनवी है, वो हमारा कौन है? तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है। तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा आक्रमणकारी है वो है हमारा तुर्क आक्रमणकारी। कौन है? तुर्क आक्रमणकारी। अगला कौन है हमारा? तुर्क आक्रमणकारी, और जिसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है। हमारा जो अगला आक्रमणकारी है वो है महमूद गजनवी, और ये तुर्क आक्रमणकारी है। और इसने जो कहाँ का शासक है? ये शासक है गजनी का। ये गजनी का शासक था। और गजनी को हम क्या कहते हैं? यामिनी भी कहते हैं। यामिनी या यामीन वंश भी कहा जाता है इसे गजनी के लिए, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। और यामिनी भी गजनी को बोला जाता है, ठीक है। और इसने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? इसने टोटल 17 आक्रमण किए थे भारत पर। कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि इसने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। इसने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। और इसका जो पहला आक्रमण था, इसका जो पहला आक्रमण इंपोर्टेंट सॉरी इसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने।
इसका जो प्रमुख आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण था। 1025 में इसने क्या करा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1025 में सोमनाथ मंदिर के लिए इसने लूटा था, ये इसका इंपोर्टेंट आक्रमण था। ठीक है, और इसकी उपाधियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो प्रथम आक्रमण था, जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1000 में किया था, जो इसका असफल आक्रमण था। इसका जो दूसरा आक्रमण था, द्वितीय आक्रमण था 1001 में, जो इसका सफल आक्रमण था। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आक्रमण है वो 1025 है, सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है। कौन सा, इसने टोटल 17 आक्रमण किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख आक्रमण कौन सा था, 1025 सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और इसका अंतिम आक्रमण कौन सा था, इसका जो अंतिम आक्रमण था, इसने अंतिम आक्रमण किया था 1027 में। और किसके खिलाफ किया था, इसने किया था जाटों के खिलाफ। किसके खिलाफ, जाटों के खिलाफ। और यहाँ जाटों के लिए खोकर भी बोला जाता है। ठीक है, जाटों के खिलाफ या खोकरों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ या खोकरों के खिलाफ इसने जो युद्ध किया था, अंतिम आक्रमण कब किया था, 1027 में किया था, जाटों के खिलाफ या खोकरों के खिलाफ। ठीक है, तो इसने टोटल भारत पर 17 आक्रमण किए थे, इंपोर्टेंट फैक्ट था। दूसरा सबसे ज्यादा प्रमुख आक्रमण कौन सा है इसका, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जहां से इसे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई थी। और अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 में इसने जाटों के खिलाफ था। ठीक है, अब इसकी उपाधियों के बारे में जानकारी ले लीजिए। जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था, तो महमूद गजनवी जो गद्दी पर बैठा था, ये गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठा था 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और इसने उपाधि धारण की सुल्तान की, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, सुल्तान और गाजी की क्या की थी, इसने उपाधि धारण की थी। ये इंपोर्टेंट है, इसे भी याद रखना। ये गद्दी पर बैठा था 998 ईस्वी में, और इसने उपाधि धारण की थी मोहम्मद गजनवी ने सुल्तान की और गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने किसकी उपाधि धारण की थी, गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम क्या थे, ठीक है, इसके जो अन्य नाम थे, अन्य नाम थे यामीन उद्दौला, यामीन उद दौला। क्योंकि ये यामीन कहा जाता था गजनी, और गजनी को ही तो यामीन, यामीन उद दौला, यामीन उद मिल्लाह, यामीन उत मिल्लाह, यामीन उद दौला, यामीन उद मिला। और इसके अन्य नाम थे बुत सिकन, बुत सिकन, बुत सिकन, बुतक, बुतक, मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। क्योंकि इसने सबसे ज्यादा भारत में क्या करी थी, मूर्तियों को तोड़ा था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया था मूर्ति भंजक, बुतक, बुतसिकन, यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला, यामीन उद मिलाह। तो ये इसके इंपोर्टेंट नाम है जो याद रखनी है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार इसका भी रिवाइज करा देता हूँ। तो तुर्क आक्रमणकारी पहला कौन था, महमूद गजनवी था, जिसने आक्रमण किया था भारत पर। कब किया था, 1000 में आक्रमण किया था, जो इसका असफल आक्रमण था। इसका सबसे प्रमुख आक्रमण कौन था, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसने भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए थे। और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में खोखरों के विरुद्ध या जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, और इससे इंपोर्टेंट है, इसने जो गद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। सुल्तान और गाजी की उपाधियां धारण की थी इसने, किसने, मोहम्मद गजनबी ने। और मोहम्मद गजनबी के अन्य नाम क्या थे, यामीन उद दौला, यामीन उद मिल्हा, बुतसिकन, बुतक, मूर्ति भंजक। इसके 5 नाम ये इंपोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन चीजों को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अगला जो हमारा आक्रमणकारी है वो अरब आक्रमणकारी है हमारा, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, हम मोहम्मद गौरी पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हमारा आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, जिससे काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो, मेन टॉपिक जो था वो दिल्ली सल्तनत ही है। ठीक है, तो हमारा जो अगला वो है आता है अरब आक्रमणकारी है हमारा। ठीक है, मैं यहाँ अरब आक्रमण लिख देता हूं जिससे आपको पहचान रहे। अगला अरब आक्रमणकारी और वो है हमारा मोहम्मद गौरी। का मोहम्मद, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी
हमारा जो अरब आक्रमणकारी है ये है मोहम्मद गौरी। तो इससे इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाती है, मोहम्मद गौरी कौन है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी हमारा जो अरब आक्रमणकारी है, और इसने 5 आक्रमण किए थे भारत में। जो इसके इंपोर्टेंट जो आक्रमण है वो कितनी है, 5 आक्रमण है। पहला जो आक्रमण किया था इसने वो किया था पहला आक्रमण जो किया था वो कहाँ किया था, इसने किया था पहला आक्रमण पाटन गुजरात। दूसरा वाला है मुल्तान पर पहला आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण जो किया था, मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और इसके बाद में फोर्थ और 5, इसके 5 आक्रमण के बारे में मैं बता देता हूँ। इससे इंपोर्टेंट सिर्फ ये 5 आक्रमण है जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो आक्रमण था हमारा, जो मुल्तान पर किया था, कहां पर किया था इसने, मुल्तान पर किया था। और ये कब किया था, मुल्तान पर। पहला आक्रमण जो किया था वो कब किया था, मुल्तान पर किया था, ठीक है। दूसरा आक्रमण जो किया था वो पहला आक्रमण जो किया था वो मुल्तान पर किया था। दूसरा आक्रमण इसने किया था पाटन गुजरात। कहाँ किया था, पाटन, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। पाटन गुजरात में पड़ता है। पहला आक्रमण जो किया था वो किया था इसने मुल्तान पर, और दूसरा आक्रमण जो किया था वो पाटन गुजरात पर किया था, जहां का जो शासक था भीम द्वितीय। भीम सेकंड, भीम सेकंड वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था पाटन में, ठीक है। एम जी लिख देता हूँ मोहम्मद गौरी के लिए। मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के लिए बुरी तरह से पराजित किया था। किसने किया था, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के लिए बुरी तरह से पराजित किया था। जो कौन सा युद्ध था, सेकंड युद्ध था, जो कहाँ था, पाटन गुजरात का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पहली बार मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, भीम द्वितीय ने हराया था, ठीक है। और इसका जो इंपोर्टेंट आक्रमण है वो एक आक्रमण है इसका इंपोर्टेंट 1191, ठीक है, 1191। और जो पहला आक्रमण वो कब है, 1175। और दूसरा वाला जो है वो 1178। पहला आक्रमण है 1175 में, दूसरा आक्रमण है इसका 1178 में, और जो तीसरा आक्रमण है वो है 1191 में, जिसे ताराइन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ताराइन, ताराइन का युद्ध। और ताराइन के युद्ध में इसने 2 आक्रमण किए थे, एक 1191 में किया था और एक 1192 में किया था। तो इसके ताराइन के जो युद्ध है वो 2 हैं, 1191 में और 1192 में। 1191 में जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, 1191 हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था ताराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 में हुआ था। ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। और ताराइन का द्वितीय युद्ध, ये हमारा जो था वो प्रथम युद्ध था, और ये कौन सा है, द्वितीय युद्ध था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस कौन था, मोहम्मद गौरी। देखो तो ये 92 हुआ था। पहला जो ताराइन का युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताराइन का युद्ध, ठीक है। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 1178 में पाटन गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, और मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने बुरी तरह से हरा दिया था। फिर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था ताराइन के युद्ध पर। ताराइन में मतलब दूसरा आक्रमण जो किया था वो पृथ्वीराज पर किया था। तो पृथ्वीराज का जो प्रथम युद्ध है वो किस नाम से जाना जाता है, ताराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ताराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें विजय कौन हुए थे, पृथ्वीराज विजय हुए थे। जिसमें कौन विजय हुए थे, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन 1192 में फिर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, और जिसमें विजय कौन हुआ था, मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। दूसरे आक्रमण में मोहम्मद गौरी विजय हुआ। इसके अलावा इसने 5वां जो आक्रमण किया था वो किया था 1194 में। 1194 में मोहम्मद गौरी वर्सेस जो युद्ध हुआ था वो था जयपाल के खिलाफ। किसके खिलाफ था, राजा जयपाल के खिलाफ था, जहां मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, जहां मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। तो 1194 में इसका जो युद्ध हुआ था वो जयपाल और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। और जिस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध।
किस नाम से जाना जाता है इस युद्ध को? चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है 1174 में, 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस जयपाल के बीच, और जिसमें विजय कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। तो मोहम्मद गौरी के पांचों आक्रमण के बारे में मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला आक्रमण इसने 1175 में मुल्तान पर किया था। दूसरा आक्रमण इसने पाटन गुजरात में किया था 1178 में, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी ने तीसरा आक्रमण किया था 1191 में, जो ताराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। फिर अगला जो युद्ध हुआ था वो ताराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1192 में लड़ा गया था, और जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, और यहीं से हमारे दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब यहीं से दिल्ली सल्तनत का जो होता है आगाज हो जाता है। फिर इसके बाद में इसने तीसरा जो पांचवा युद्ध किया था वो किया था 1194 में मोहम्मद गौरी वर्सेस जयपाल के विरुद्ध, और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ठीक है, फिर जब ये इसने जीत गया था ये भारत के लिए, तो भारत जीतने के बाद इसने अपने एक इसका जो सेनापति था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका गुलाम भी था। तो उसे ये राजपाट यहाँ का राजपाट जो सौंप कर ये अपना अरब चला गया था। ठीक है, अब हमारा जो स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने उन सारे क्वेश्चनों पे आज चर्चा की है, और आशा करता हूँ कि आप सब इन चीजों को याद करेंगे साथ के साथ। ठीक है, और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। अब हम दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भैया। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत से हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। आज का टॉपिक क्या है हमारा? दिल्ली सल्तनत। देखो भैया, आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को हम बड़े आराम से, बड़े प्यार से और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। अब देखो भैया, दिल्ली सल्तनत जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, इसका टाइम पीरियड जो था वो था 1206 से लेकर 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 12 से 6 से लेके 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेके 1526 तक। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कितना था। तो कार्यकाल कितना, मतलब दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1206 से 1526। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर जो राज्य किया था वो कितने वंशों ने किया था? दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने राज किया था। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने राज किया था। अब इन 5 वंशों ने कौन कौन से हैं वो, अब उन्हें कैसे याद करेंगे, इस चीज के बारे में हम बताते हैं। तो भैया हमारी देखो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से ये पांचों वंश आसानी से याद हो जाएंगे। इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लूं। क्या करूं? गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो सांस लूं। क्या करूं भैया? जब गुलाब खिले तो मैं क्या करूं? सांस लूं। तो ये हमारी क्या ट्रिक है, इससे हमारे ये पांचों वंश आसानी से याद हो जाएंगे। गुलाब खिले तो सांस लूं। अब देखो भैया, गुलाब से बना हमारा गुलाम। गुलाब से क्या बना हमारा? गुलाम वंश। कौन सा बना? गुलाम वंश। तो हमारा जो पहला वंश था वो कौन सा था? गुलाम वंश था। ठीक है, दूसरा जो वंश था हमारा, दूसरा वंश कौन? पहला हमारा कौन सा था? गुलाम वंश था। और जो दूसरा वंश था हमारा वो कौन सा था? खिले। खिले से हमारा बना खिलजी वंश। कौन सा बना? खिलजी वंश। कौन सा बना? खिलजी वंश। और तीसरा जो हमारा वंश था वो कौन सा था? तो से हमारा क्या बना? तुगलक वंश। कौन सा बना? तुगलक। तुगलक वंश। ठीक है, चौथा जो हमारा वंश बना था वो कौन सा बना था? सांस लू, यानी कि सैयद वंश। क्या बना था? सैयद वंश। अगला हमारा जो चौथा वंश बना था वो कौन सा बना था? सैयद वंश। और पांचवा जो वंश बना था भैया वो हमारा कौन सा बना था? लू से बन गया लोधी वंश। कौन सा बन गया? लोधी वंश। ठीक है, ये हमारे पांचों वंश हैं। इनके टाइम पीरियड के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारे जो पांचों वंश हैं वो कैसे याद करें? गुलाब खिले तो सांस लूं, गुलाब खिले तो सांस लूं, गुलाब खिले तो सांस लूं। ठीक है, तो पहला वंश है हमारा गुलाम वंश, दूसरा वंश है हमारा खिलजी वंश, तीसरा वंश है हमारा तुगलक वंश, चौथा वंश है हमारा सैयद वंश, पांचवा वंश है हमारा लोधी वंश। तो इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर क्या की थी? हुकूमत की थी। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो है
6 से लेकर 1290 तक का, 1206 से लेके 1290 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? गुलाम वंश का। 1206 से लेके 1290 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? गुलाम वंश का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करना और नोट डाउन भी करना, ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 1290 से लेकर, यानी कि 1290 से लेकर 1290 से लेकर हमारा है 1320 तक। कितना है? 1290 से लेकर 1320 तक। अब जो खिलजी का जो टाइम पीरियड है, खिलजी वंश का, वो कितना है? 1290 से लेकर 1320 तक। और गुलाम वंश का कितना है? 1206 से लेकर 1290 तक। अगला हमारा वंश है तुगलक वंश। अब देखो तुगलक वंश का भैया जो टाइम पीरियड वो है 1320 से लेकर 1414 तक। कितना है? 1414 तक। 1320 से लेकर जो टाइम पीरियड है वो 1414 ईस्वी तक है। यानी तुगलक वंश का कितना है हमारा? 1320 से लेकर 1414 तक है। इसके अलावा हमारा सैयद वंश, सैयद वंश जो है वो 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। कितना चलता है? 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। 1414 से लेकर 1451 तक चलता है हमारा क्या? सैयद वंश। और सैयद वंश के अलावा फिर हमारा आता है 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 से लेकर 1526 तक जो टाइम पीरियड चलता है वो किसका चलता है? लोधी वंश का। तो भैया देखो, गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक का। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1320 तक का है। और खिलजी वंश के बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1414 तक का है। और सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 41 लिख दिया, अच्छा, 1414 से लेकर हमारा 1451 तक का जो टाइम पीरियड है। फिर हमारा 1451 से 1426 तक का टाइम पीरियड है। अब देखो भैया इनका कार्यकाल कितना कितना है, मैं इन चीजों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा ना ये समय याद करने में आसानी हो जाती है। देखो तुगलक वंश का, सॉरी, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो कितना वर्ष का था? 84 वर्ष का था। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड कितना चला था? 84 वर्ष चला था गुलाम वंश। गुलाम वंश कितना चला था? 84 वर्ष। अब आ जाओ हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश जो चला था वो कितने साल चला था? 30 वर्ष चला था। कितने वर्ष चला था? 30 वर्ष चला था। खिलजी के बाद में हमारा आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश कितने बार चला था? तो तुगलक वंश चला था हमारा 94 वर्ष। कितना चला था? 94 वर्ष, ठीक है। अगला हमारा आता है सैयद वंश। सैयद वंश हमारा जो चला था वो चला था 37 वर्ष। कितनी चला था? 37 वर्ष। और अगला वंश आता है हमारा लोधी वंश। और लोधी वंश का कार्यकाल जो था वो कितना किया था? 15 वर्ष की, 75 वर्ष की समथिंग। कितना? 75 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीजों को याद कर सकते हैं। हमने इसकी ट्रिक बताई थी, गुलाब खिले तो सांस लूं, यानी कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला है, जिसपे 5 वंश ने शासक किया है। और इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लूं। तो गुलाब से हमारा गुलाम वंश, खिलजी से हमारा खिलजी, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद, लू से लोधी। अब इसे कैसे याद करा जाए? इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290, 1290 से 1230, 1290 से 1330, 1320 सॉरी 1320 से लेकर 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। इन्होंने जो शासन किया था, 84 वर्ष हमारा गुलाम वंश चला था, 30 वर्ष हमारा खिलजी वंश चला था, 94 वर्ष हमारा तुगलक वंश चला था, 37 वर्ष हमारा सैयद वंश चला था, और लोधी वंश चला था हमारा 75 वर्ष। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि सर्वाधिक शासन दिल्ली सल्तनत पर किसने किया था? तो किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। मैं इसे लिख देता हूँ, तुगलक वंश ने किया था। कितना किया था? तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया था। और सबसे कम शासन किसने किया था? तो हमारा खिलजियों ने किया था। सबसे कम शासक किसने किया था? खिलजियों ने किया था। तो दो क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं कि सबसे ज्यादा शासक किसने किया? तुगलक वंश ने किया था। और सबसे कम शासक किसने किया था? खिलजी वंश ने किया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इन वंशों के लिए आरोही क्रम में लिखो। क्या लिखो? वंशों को किसमें लिखो? आरोही क्रम में। इन पांचों वंशों को किसमें लिखूं? आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इन पांचों वंशों के लिए किसमें लिखूं? आरोही क्रम में। तो देखो भैया, आरोही क्रम में अगर हम लिखते हैं तो सबसे कम हमारा किसका है? खिलजी का। तो हम लिखेंगे खिलजी वंश। हमने खिलजी को लिख दिया के, तो हमने सबसे पहला वंश जो आता है वो हमारा आता है खिलजी वंश। अब अगला वंश जो खिलजी के बाद में हमारा आता है सैयद वंश। क्या आता है? सैयद वंश। फिर सैयद वंश के अलावा हमारा अगला आता है गुलाम वंश। क्या आता है? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बाद में हमारा आता है, सॉरी गुलाम नहीं, यहाँ आएगा हमारा लोधी वंश। मैं इसे लिख देता हूँ KSL, KSL, यानी कि खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, और लोधी के बाद में आ जाएगा हमारा, सॉरी खिलजी क्यों,
पहला आ जाएगा खिलजी वंश, फिर आ जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर आ जाएगा एल फॉर लोधी। लोधियों ने तो ज्यादा किया था, यानी कि यार मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा आरोही क्रम है। सबसे पहले हमें खिलजियों ने शासन किया था। खिलजियों ने सबसे कम शासन किया था 30 वर्ष। खिलजियों के बाद में आ जाते हैं हम सैयद वंश। तो हमारा जो दूसरा शासन किया था 37 वर्ष का सैयद वंश ने किया था। और 37 वर्ष के बाद में हमारा जो शासन किया था वो किया था 75 वर्ष किसने, लोधियों ने। तो एल आ जाएगा लोधियों का। ठीक है, और लोधियों के बाद में सबसे ज्यादा शासन किसने किया था, लोधियों के अलावा गुलाम वंश ने शासन किया था। तो हमारा जी आ जाएगा, और गुलाम के बाद में आ जाएगा टी। तो हमारा जो आरोही क्रम है भैया ये है, इंपॉर्टेंट है और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, KSLGT, KSLGT यानी कि खिलजी, सैयद, लोधी, गुलाम और तुगलक। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक एक करके एक एक डायनेस्टी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, एक एक वंश से हम जितने भी रिलेटेड फैक्ट होंगे उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो वंश है भैया वो है हमारा गुलाम वंश। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है, गुलाम वंश। तो भैया हम सबसे पहले अपनी जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये ट्रिक भी मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ मैं ये रह नहीं देता हूँ गुलाम वंश का शासनकाल कितना है और ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा जो पहला शास्त्र वो है हमारा गुलाम वंश। अब आज हम गुलाम वंश पे चर्चा करते हैं, और गुलाम वंश से जितने भी रिलेटेड फैक्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम जानकारी लेते हैं। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी, या गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे भैया हमारे, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो हमारे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे हमारे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गद्दी पर बैठे थे वो बैठे थे हमारे कब, 1206 में गद्दी पर बैठे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो क्या थे, मोहम्मद गौरी के कौन थे, गुलाम थे। तो इन्होंने गुलाम के ही नाम पर दास थे, तो गुलाम के ही नाम पर इन्होंने क्या करा था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं अब उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली तो भैया हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक से यही कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करी थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। दूसरा इंपोर्टेंट फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कि क्या करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कैपिटल थी यानी कि जो राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी भैया लाहौर में। कहाँ बनाई थी, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, एक निर्माण करा था, एक निर्माण करा था। तो निर्माण किसका करा था, जो इंपोर्टेंट है वो निर्माण है इसका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की क्या करी थी इसने, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की क्या करी थी, नींव डाली थी इसने। क्या करी थी, नींव डाली थी। कुतुब मीनार की इसने नींव डाली थी, और किसकी याद में डाली थी भैया, बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और इसने कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी बख्तियार काकी की याद में डाली थी। ठीक है, किसकी याद में डाली थी, बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। एक इससे इंपोर्टेंट फैक्ट और बनता है कि इसका जो सेनापति था, इसका जो सेनापति था, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सेनापति, इसका जो सेनापति था वो कौन था, बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इसका जो सेनापति था वो कौन था, बख्तियार खिलजी। इसने क्या करा था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसने क्या किया था, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, इसने नष्ट किया था। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, नष्ट किया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने। इसका कौन था, सेनापति था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई गई थी, इसकी मृत्यु भैया पोलो खेलते समय हुई, घोड़े से गिर के। कैसे हुई थी, पोलो एक खेल है, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। पोलो खेलते समय हुई, कैसे इसकी मृत्यु हुई थी, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी भैया, पोलो खेल रहा था घोड़े पर बैठकर और घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इससे इंपोर्टेंट एक फैक्ट और है कि इसे दफनाया जो गया था वो कहाँ दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, लाहौर में इसका कब्र है। लाहौर में क्या है, इसकी कब्र है।
ठीक है। तो इसे दफनाया कहाँ गया? लाहौर में दफनाया गया। इसकी मृत्यु जो हो गई थी वो पोलो खेलते समय हो गई थी, घोड़े से गिरकर। और ये गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने अपनी राजधानी कैपिटल जो बनाई थी वो क्या, लाहौर को बनाई थी। इसमें निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्योंकि निर्माण को इसने, इसके दामाद ने आगे पूरा किया था, लेकिन इसने नींव रखी थी कुतुब मीनार की। इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ती है? हमारी बिहार में पड़ती है। और किसने बनवाई थी? कुमारगुप्त ने बनवाई थी। ये किसने बनवाई थी? कुमारगुप्त ने बनवाई थी। ठीक है। तो ये हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट है किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अगला हमारा जो वंश आएगा इसके बाद में, भैया देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो गद्दी दिल्ली की, इसमें सॉरी, दिल्ली सल्तनत में राज करेगा वो कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन है? इसका दामाद है। इल्तुतमिश जो है वो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन है? दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन है? इल्तुतमिश। तो अब शासन कौन करेगा? इल्तुतमिश शासन करेगा। कौन करेगा? इल्तुतमिश शासन करेगा। अब भैया देखो इल्तुतमिश के बारे में भी जान लेते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इल्तुतमिश और बदायूं का सूबेदार था। ठीक है। और इसने क्या काम करा था? इसने जो दिल्ली पे बैठा था, तो दिल्ली की जो कैपिटल थी, इसे दिल्ली बना दिया था इसने राजधानी क्या बना दी? दिल्ली। और ये कहाँ की गद्दी पर बैठा था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश जो बैठा था वो कहाँ बैठा था? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसे कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो शासक है वो कौन है? वास्तविक शासक के नाम से जाना जाता है। कौन है? इल्तुतमिश। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वास्तविक शासक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कौन है? तो भैया कौन है? हमारा इल्तुतमिश, क्योंकि इसने ही दिल्ली की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, और लाहौर से स्थानांतरित किसने की थी? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को बनाया। अब इल्तुतमिश के कार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। इल्तुतमिश के कार्य के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने पहले तो यही करा था कि सबसे पहले राजधानी को इसने चेंज किया था, और राजधानी का बनाई थी दिल्ली को, और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसका जो कार्य था, इसने टका, चांदी का टका चलाया, और तांबे का जीतल चलाया। क्या चलाया? जीतल। चांदी का तो टका चलाया, और जीतल किसका चलाया? जीतल चलाया तांबे का। तो इसने जो सिक्के चलाए थे वो टका और जीतल चलाए थे। इसने जो सिक्के चलाए थे तो इसने क्या चलाए थे? टका और जीतल। टका और जीतल, ये इसने मुद्राएं चलाई थी। टका और जीतल। चांदी का टका चलाया था और तांबे की मुद्रा चलाई थी, उसे कहा जाता है जीतल। ठीक है। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। किसने क्या कराया? कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण क्या कराया था भैया? इसने इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण क्या कराया था? पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। टका चलाया था चांदी का, और जीतल चलाया था तांबे का। टका चांदी का चलाया था और जीतल चलाया था तांबे का। ठीक है। टका और जीतल इसने मुद्राएं चलाई थी। इसके अलावा इसने 40 लोगों का एक समूह बनाया था, जिसे कहा जाता है, 40 लोगों का एक समूह बनाया था, दल बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है? चहलगामी के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है तुर्कान ए चहलगामी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। इसने 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया था। 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया था, जिसे किस नाम से जाना था? तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसने क्या करा था? इसने भैया एक इंपोर्टेंट और है, इसने इसने क्या करा था? इसने चलाया था भैया इक्तेदारी प्रथा। इसने कौन सी प्रथा चलाई थी? इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। इसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी।
इसने क्या चलाई थी भैया, इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। इसने क्या चलाई थी, इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने बता दिए, जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत में पहले कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और लाहौर से दिल्ली को राजधानी क्या करा था, इसने स्थानांतरित करा था। वास्तविक शासक था ये दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक, वो संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक, शासन लिख दिया है मैंने, वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन था, वास्तविक संस्थापक, ये कौन था, वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था कौन, इल्तुतमिश। और इसने टका चलाया था चांदी का, और जीतल चलाया था तांबे का। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा कराया था। 40 अमीर सरदारों का एक समूह को इसने बनाया था, जिसे कहा जाता है तुर्कान है चहलगामी के नाम से जाना जाता है। और इसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी, इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, अब इसके बाद में जो आता है वो शासक आता है इसका बेटा, लेकिन वो अयोग्य शासक था। और उसे 40 अमीर सरदारों ने, जिसने जो चहलगामी नाम से एक वो बनाया था, दल बनाया था, उसने उसे राज्य के पद से, मतलब राजा के पद से हटा दिया, शासन के पद से हटाकर। और उन्होंने किसे बैठा दिया, रजिया सुल्तान। तो थोड़ी सी हम रजिया सुल्तान के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। अगली जो दिल्ली सल्तनत की शासक है वो कौन है हमारी, रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान। अगली शासक कौन है हमारी, रजिया सुल्तान, जो कौन है, इल्तुतमिश की क्या है, पुत्री। अगली शासक है हमारी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की क्या है, पुत्री। ये किसकी है, इल्तुतमिश की कौन है, इल्तुतमिश की कौन है ये भैया, ये इल्तुतमिश की है पुत्री। जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री है। इससे इंपोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी क्वेश्चंस पे हम अब चर्चा करते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक कौन थी, भारत की या पहली मुस्लिम शासक, फर्स्ट मुस्लिम महिला शासक, फर्स्ट मुस्लिम महिला शासक। फर्स्ट मुस्लिम महिला शासक कौन है, रजिया सुल्तान है। फर्स्ट मुस्लिम महिला शासक कौन है, रजिया सुल्तान है। और इसने क्या काम करा था, रजिया सुल्तान ने पुरुषों की तरह वेशभूषा पहननी शुरू कर दी। और काबा और चोगा, एक होता है काबा, चोगा, चोगा, इसने काबा और चोगा को पहनना शुरू कर दिया। मतलब काबा और चोगा को पहना, पुरुषों की तरह वेशभूषा में काबा और चोगा, काबा और चोगा को पहना। ठीक है, और पहली मुस्लिम शासक थी, पहली मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। और इसने अपना जो एक इम्पोर्टेंट है इसका, इसकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, अल्तुनिया से, अल्तुनिया। इसकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, अल्तुनिया से हुई थी। और इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसका घोड़ों का जो, घोड़ा को सेनापति जो था वो कौन था, इसका जो घोड़ों का सेनापति था वो था मलिक गाफूर, मलिक काफूर, फूर। इसका जो घोड़ों का सेनापति था वो कौन था, मलिक काफूर। घोड़ों का सेनापति कौन था इसका, मलिक काफूर। और इसकी शादी जो हुई थी वो किससे हुई थी, अल्तुनिया से हुई थी। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इसकी मृत्यु जो हुई थी गुंडों ने करी थी, कहाँ, कैथल के निकट। कैथल के निकट इसने, गुंडों ने इसे रजिया सुल्तान को मार दिया था। तो रजिया सुल्तान के बारे में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक थी और कौन थी, पहली महिला मुस्लिम शासक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, ये काबा और चोगा प्रथा को इसने अपनाया था। तीसरा, अल्तुनिया से इसने शादी करी थी। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका जो सेनापति था, घोड़ों का जो सेनापति था वो कौन था, मलिक काफूर, मलिक काफूर। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और हम दिल्ली सल्तनत का जो हमारा गुलाम वंश चल रहा है, इसके अच्छे से इसे याद कर रहे होंगे, नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा अंतिम शासक आता है इसका, इसका जो अंतिम शासक है, अंतिम नहीं सॉरी, इसके बाद में हमारा जो शासक आता है वो कौन आता है, रजिया के बाद में शासक आता है बलवन। कौन आता है, बलवन। रजिया के बाद में आता है बलवन। और बलवन कौन है, बलवन है जो 40 बलवन कौन है, बलवन है 40 अमीर सरदारों के गठन में जो एक व्यक्ति था वो बलवन था।
कौन था? बलवन। इल्तुतमिश ने जो 40 वो करे थे, इल्तुतमिश का गुलाम था बलवन। और बलवन ने क्या करा था भैया? बलवन का जो पूर्ण नाम है वो क्या है? गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन। क्या है इसका नाम? गयासुद्दीन बलवन। और इसने सबसे पहले क्या करा था? पहले भैया वो 40 लोगों वाली जो कमेटी थी उसको नष्ट किया था। क्या किया था? उसका विनाश किया था। तो इसने तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किया था। क्या किया था? तुर्कान ए चहलगामी को इसने तुर्कान और चहलगामियों को क्या करा था? बंद करा था। इसने तुर्कान और चहलगामियों को क्या करा था? बंद करा था। सबसे पहले इसने करा था जो 40 लोगों की जो एक टीम बनाई गई थी या जो सभा बनाई गई थी तुर्कान ए चहलगामी के नाम से, किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। उसे सबसे पहले इसने बलबन ने नष्ट किया था। ठीक है। और इससे इंपोर्टेंट जो फैक्ट है, इसका जो पूर्ण नाम था वो क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। इसने एक सिजदा और पेबूस नाम की दो प्रथा चलाई थी। क्या चलाई थी? सिजदा व पेबूस। इसने एक प्रथा चलाई थी, सिजदा व पेबूस नाम की प्रथा चलाई। क्या चलाई इसने? सिजदा और पेबूस चलाई थी। सिजदा और पेबूस का है कि पहले जो शासक थे उन्हें झुककर सलाम किया जाता था, उसे कहा जाता है सिजदा व पेबूस। हाथों को चूमा जाता था, सिर झुककर सलाम किया जाता था, इस चीज को सिजदा व पेबूस कहा जाता है। ये किसने शुरुआत की थी इसकी? बलबन ने की थी। इसका जो उत्सव है वो कौन सा मनाया था इसने? इसने जो उत्सव मनाया था, एक नवरोज फेस्टिवल को स्टार्ट किया था। क्या किया था? नवरोज। क्या किया था? नवरोज उत्सव शुरू किया था इसने। नवरोज उत्सव शुरू किया था। क्या किया था इसने? नवरोज उत्सव को शुरू किया था। जो उत्सव शुरू किया था इसने, नवरोज उत्सव को शुरू किया था। सिजदा व पेबूस प्रथा चलाई थी इसने। और तुर्कान चहलगामी को इसने नष्ट किया था। और इसने लोहो और रक्त नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? लोहो और रक्त नीति अपनाई थी। यानी कि इसने कौन सी नीति अपनाई थी? लोहो और रक्त नीति को अपनाया था इसने। और लोहो और रक्त नीति को अपनाया था तो बलवन ने गयासुद्दीन बलवन के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। और 40 जो सरदारों का इल्तुतमिश ने बनाया था उसे इसने तुर्कान चहलगामी को नष्ट किया था। और इसने सिजदा व पेबूस प्रथा को शुरुआत किया था। नवरोज उत्सव इसने स्टार्ट किया था, नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। लोहा लोहे लोहे और रक्त नीति अपनाई थी। लोहो और रक्त नीति अपनाई थी। इसके अलावा बलबन ने जो किया था, बलबन का इंपोर्टेंट कार्य था कि इसके टाइम में मंगोलों का जो आक्रमण था वो सबसे सफल आक्रमण रहे थे। मंगोलों की से जो आक्रमण हुए थे उनके उनकी आक्रमणों में ये कौन रहा था? सफल रहा था। सबसे सफल शासक कौन था मंगोल आक्रमणों से? तो सबसे सफल आक्रमण जो था वो बलबन था। कौन था? बलबन। सबसे सफल आक्रमण कौन था? बलबन। अब बलबन के बाद में जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा भैया बलवन। बलवन के बाद में जो गद्दी पर बैठता है तो अंतिम शासक है वो। बलवन के बाद में जो गद्दी पर बैठता है अंतिम शासक है। और बलवन बलवन के बाद में जो अंतिम शासक है वो बैठेगा हमारा शमसुद्दीन कैम्यूस। शमसुद्दीन कैम्यूस। शमसुद्दीन कैम्यूस ये क्या है? अंतिम शासक है। अंतिम शासक है ये। गुलाम वंश का अंतिम शासक है। किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? शमसुद्दीन कैमूर है। लेकिन एक इंपोर्टेंट चीज और भी है कि बलवन बलवन जब गद्दी पर बैठा था तो बलवन से पहले एक शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। तो जो नसरुद्दीन थे वो बलवन के दामाद थे और टोपी सीकर गुजारा करते थे। कैसा करते थे? टोपी सीकर गुजारा करते थे। और जो बलवन के दामाद थे नसरुद्दीन, और उन्हें टोपी सीकर गुजारा करते थे। और बलवन ने उन्हें उपाधि दी थी, नसरुद्दीन के लिए उपाधि दी थी। जो उपाधि दी थी वो भैया आप क्या करोगे? कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे। ठीक है। मेरा एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है कि बलवन का दामाद था नसरुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद, जो टोपी सीकर क्या करता था? गुजारा करता था। और उसे बलबन ने कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में। आज हमारा दिल्ली सल्तनत में सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक था वो गुलाम वंश तक का था। अगली सेशन में हम पूरा दिल्ली सल्तनत को याद करेंगे। ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद।